वैदिक गणित में, ज्योतिष गणित में जातक कहते हैं, उस जातक में चंद्रमा का प्रभाव होता है। वो जातक बहुत रूपवान होता है, सौंदर्य प्रेमी होता है, और वो जातक जल तत्व राशि का बना होता है। और जब चंद्रमा की अधिकता किसी जातक पे होती है तो चंद्रमा को जल तत्व की राशि कही जाती है, और जल तत्व की राशि के कारण वो स्थिर बुद्धि का होता है। आप सोचिए, चंद्रमा पे पानी है, इसकी जानकारी अभी 100 साल पहले मिली होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसे मोती पहनाया जाता है कानों में। मोती क्या है? मोती तो सफेद है, कलर सफेद है उसका, और मोती तो जल तत्व की राशि है, जल में पाई जाती है। आप सोचिए, वो वैदिक गणित जिसने कभी पृथ्वी को छोड़ के कहीं गए नहीं, उनको पता है कि चंद्रमा सफेद है, चंद्रमा पे जल तत्व की राशि है, जल चंद्रमा में है, इसलिए उसकी शांति के लिए व्यक्ति को, जातक को आप मोती पहनाइए उसकी कान में। ये कहां से है? यही तो गणित है, यही तो ज्योतिष गणित है, यही तो वैदिक गणित पढ़ाया जाता है, यही तो खगोल गणित है। और यही विषय मैं आपको आज लेके आया हूं चंद्र परिचय खगोल गणित के संदर्भ में। विषय है कि चंद्र को भारतीय खगोल शास्त्र में ग्रह कहा गया है, जबकि पाश्चात्य खगोल शास्त्र में इसे उपग्रह कहा गया है। हमारे यहाँ चंद्र को ग्रह कहते हैं, लेकिन और हमारे यहाँ चंद्र को ग्रह कहते हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में चंद्र को उपग्रह कहा जाता है। कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। वेस्टर्न कहता है, जो नासा कहती है, वो कहती है कि अगर कोई ग्रह किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगा तो उपग्रह कहलाता है, और हम कहते हैं कि यदि कोई ग्रह अपना स्थान परिवर्तन करती है, कोई पिंड अपना स्थान परिवर्तन करती है तो ग्रह कहलाती है। तो चंद्रमा ग्रह है। हमारे ज्योतिष गणित के अनुसार, वैदिक गणित के अनुसार चंद्रमा को ग्रह कहा जाता है। इसीलिए ग्रह की पूजा जब कराई जाती है, आप अपने घरों में देखे होंगे 9 ग्रह की शांति कराई जाती है, तो 9 ग्रह में चंद्रमा भी बनाया जाता है। और रोचक है, जबकि सूर्य के प्रकाश और ताप के कारण उसे देखना संभव और हितकर नहीं होता है। आप चंद्र की गणना से आप देखिए, आपकी जब कुंडली बनती है तो 2 कुंडली बनती है, एक लग्न कुंडली बनती है, चंद्र कुंडली बनती है। चंद्र कुंडली के अनुसार आपका राशि तुला है, आपका वृश्चिक है, आपका मेष है, आपका ऋषभ है, आपका कन्या है। जानते क्यों? चंद्रमा की स्थिति के अनुसार, चंद्रमा जातक के किस भाव में बैठा है, उस भाव के आधार पर हम ये बताते हैं कि जातक किस राशि का है। कहते हैं ना कि आप तो तुला राशि के हैं। क्यों? चंद्रमा की स्थिति के अनुसार, मतलब चंद्रमा के अनुसार ही हम बताते हैं कि हमारा आगे आने वाला मास कौन सा होने वाला है, हमारा व्रत कौन सा होने वाला है। चंद्रमा की गणना होती है, सूर्य गणना नहीं होती है। अमावस्या कब पड़ने वाला है, पूर्णिमा कब पड़ने वाली है, रात अंधेरी कब होने वाली है, अगला होली कब आने वाला है, इसकी गणना चंद्र के अनुसार होती है, सूर्य के अनुसार नहीं करते। पृथ्वी की चंद्र की पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूरी, चंद्र अपने अक्ष के चारों ओर भी घूर्णन करता है। यह बड़ी रोचक बात है कि चंद्र की अपनी दूरी से घूमने की अवधि और उसका पृथ्वी की परिक्रमा करने की अवधि समान है। मतलब चंद्रमा अपना इतना रोटेट करता है और कितना वो पृथ्वी के, और दोनों वैल्यू सेम है कि चंद्र अपनी धुरी पर घूमता होने पर भी हमें पृथ्वी पर उसका केवल आधा भाग ही दिखाई देता है, जबकि शेष भाग पृथ्वी से नहीं दिखाई देता। मतलब हम चंद्रमा के आधे भाग को देखते हैं। चंद्र, अब यहां से टेक्निकल बात शुरू हो रही है। चंद्र की परिक्रमा मार्ग वृत्ताकार न होकर दीर्घ वृत्ताकार होता है, मींस इलेक्ट्रिकल पार्ट पे वो रोटेट कर रहा है। उसे समान कोणीय वेग से चलने में समान समय न लगकर अधिक समय लगता है। जैसे आप जब घूमते हैं तो जब सर्कुलर फॉर्म पे घूमेंगे तब आपका जो आपका टाइम पीरियड है वो सेम लगेगा। लेकिन अगर आपका कोणीय है, इलेक्ट्रिकल है, तो आपको ज्यादा समय लगेगा। तो जब ज्यादा समय लगेगा तो होगा क्या कि कभी आप जल्दी घूम जाएंगे और कहीं आपको ज्यादा समय लगा के घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि इसमें चंद्रमास 30.5 दिनों से बड़े और कुछ 30.5 दिनों से छोटे होते हैं। मतलब जब सर्किल घूमेगा ना वो चंद्र, तो कभी कभी उसकी
उसका जो मास होगा, जो महीना होगा चंद्र का, वो 30.5 से ज्यादा होगा और कभी कभी 30.5 से कम होगा। ये जो डिफरेंस है कि वो रोटेट करने पे जो अपना डिफरेंस ले रहा है, सेम टाइम रोटेट कर रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 30.5 पे अगर रोटेट कर रहा है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन 30.5 से जब कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, कभी पता चला कि 30.5 से ज्यादा समय ले लिया और कभी पता चला कि 30.5 से कम समय ले लिया, तो एक डिफरेंस आ जाता है चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा के रोटेशन को लेकर। चंद्र का अपना प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, सामान्य बात है, तथा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके वो चमकीला दिखाई देता है। चंद्र पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है, अमावस्या को चंद्र परिक्रमा लगाकर सूर्य के साथ उसकी सीधी दिशा में आ जाता है, जिसके कारण अप्रकाशित भाग पृथ्वी की ओर आ जाता है, जिस कारण से वह दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। 24 घंटे के उपरांत चंद्रमा जब कुछ आगे बढ़ता है तब उसका कुछ प्रकाशित भाग पृथ्वी पर ही दिखाई देने लगता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश के कारण यह प्रकाशित भाग हमें उस समय नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। यह चंद्रमा का दिखाई न सकने वाला चमकीला भाग चंद्रमा की कला कहलाती है, और इसे पहली कला कहते हैं। आप समझ रहे बात क्या कर रहे हैं? जैसे चंद्रमा है, पृथ्वी रोटेट कर रही है, हम पृथ्वी पर हैं, हम पृथ्वी पे से चंद्रमा के आधे हिस्से को देख रहे हैं जिसपे उसका चमकीला भाग पड़ रहा है, लेकिन जिस चमकीले भाग को हम नहीं देख पाते हैं वही चंद्रमा की कला कहलाती है। और भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं में माहिर कहा गया था ना, और इसीलिए देखिए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आता है अपने पंचांग में, आता है ना। एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष पे जो कृष्ण पक्ष का जो नाम है वो चंद्रमा की 16 कलाओं पे कहता है। इसीलिए इसको पहली कला कहते हैं कि चमकीला भाग होने के बाद भी हमें ना दिखाई दे। कला क्या है? कला का मतलब वो है कि भैया हम काम कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, हम करके निकल गए। तो चंद्रमा की कला का मतलब कि ऐसी एक्टिविटी चंद्रमा की जो हमको ना दिखाई देती। चमकीला भाग है लेकिन वो ना दिखाई देती, उसको कला कहते हैं चंद्र। अब देखिए बहुत मजेदार कहानी, राहु केतु के बारे में आपने सुना होगा कि राहु केतु क्या थे। समुद्र मंथन हुआ, उसमें जब अमृत पिलाया गया और 2 राक्षस भगवान का रूप बना के बैठ गए और उनको भी अमृत दे दिया गया, और भगवान विष्णु को पता चला, नहीं भगवान विष्णु का विष्णु को पता चला में चलकर उसी नक्षत्र में आने से जो समय चंद्रमा को लगता है उसे नक्षत्र मास कहते हैं। नक्षत्र क्या होता है? देखिए नक्षत्र में आप लोग सुने होंगे, आप दादी माँ कहते पता नहीं कौन नक्षत्र में पैदा भइल, आप सुने होंगे। ये होता है, देखिए नक्षत्र है, हमारे गणना में नक्षत्र दिए गए हैं। कुछ नक्षत्र की एक्टिविटी हमारी बॉडी पर हमारा प्रभाव नहीं है, हमारी बॉडी पर हमारे 9 ग्रहों का प्रभाव है। उस प्रभाव पे नक्षत्र का भी प्रभाव है। क्या किस नक्षत्र में पैदा हुए, चित्रा में हुए, सतभिषा में हुए कि रोहिणी में हुए, किस नक्षत्र में आप हुए। जिस नक्षत्र में आप होंगे उस नक्षत्र की एक्टिविटी, उसकी प्रॉपर्टीज आपके नेचर में होगी, आपकी मेंटालिटी में होगी, इसलिए आप सबको नहीं बदल सकते। अब मान लीजिए कि ये पैदा हो गए चित्रा नक्षत्र में, तो इनकी एक्टिविटी, इनकी मेंटालिटी चित्रा नक्षत्र की जैसी हो जाएगी, हम उसको नहीं पकड़ सकते, नहीं बदल सकते। तो नक्षत्र मास क्या होता है? कहते हैं कि अगर किसी विशेष नक्षत्र चंद्रमा किसी एक नक्षत्र से चलकर और पुनः उसी नक्षत्र में आने पर, मतलब अपने एक नक्षत्र से चले और पुनः उसी नक्षत्र में अगर लौट के आता है, इतना समय जो लगता है उसको नक्षत्र मास कहते हैं चंद्रमा के दृष्टिकोण से। यह अवधि होती है 27.3 दिनों की। मतलब चंद्रमा को एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में आने पर जो समय लगता है वो 27.3 दिन, मतलब 27 दिन 7 घंटे 11.5 सेकंड की होती है। इस प्रकार एक नक्षत्र को आगे बढ़ जाता है, मतलब एक नक्षत्र रोटेट किया, एक नक्षत्र मास आया, फिर अगला, जैसे हम जनवरी के बाद फरवरी में आते हैं ना, तो 30 दिन पूरा करने के बाद या 21 दिन पूरा करने के बाद हम फरवरी में जाते हैं। उसी तरह चंद्रमा भी एक नक्षत्र पूरा करने के बाद दूसरे नक्षत्र में जाता है। मान लीजिए किसी विद्यार्थी का जन्म जो है 5 तारीख को हो गया और उसी दिन 5 तारीख को चंद्रमा चित्रा नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में चला गया 5 तारीख के दिन, और रोहिणी नक्षत्र में वो 1 महीना लग रहा है। तो कोई विद्यार्थी 5 तारीख को पैदा हो चाहे वो 7 तारीख को पैदा हो, उसका नक्षत्र रोहिणी ही रहेगा, क्योंकि 5 तारीख को नक्षत्र रोहिणी था
और उसी समय चंद्रमा जो है रोहिणी में आ गया, तो रोहिणी में 5 तारीख को भी पैदा होगा तभी रोहिणी कहलाएगा, और 27 दिन के अंदर कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो उसका नक्षत्र सेम होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं नक्षत्र मास। 27.3 दिनों का होता है, और एक दिन में यह नक्षत्र आगे बढ़ता है। 2 अमावस्या के बीच का समय सांस्वासिक मास कहलाता है, और यह 29.5 दिन का होता है। नक्षत्र मास 27.5 का होता है, सांस्वासिक 29.5 दिन का होता है। सांस्वासिक चंद्रमा लगभग 29.5 दिन होने के कारण चंद्रवर्ष, अब एक चंद्रवर्ष कितना होता है? 12 महीने 12 गुणे 29.5 354 दिन का। तो चंद्रवर्ष कितना हुआ? 354 दिन, जबकि सौर वर्ष कितना है? 365 दिन। हम सूर्य के का अनुसार करते हैं ना, हमारे जो गणना है वो सूर्य के अनुसार है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून सूर्य का है, और चंद्र का कितना है? 354। तो 354 और 365 के बीच में कितना दिन का गैप हुआ? 11 दिन का। जबकि सौर वर्ष 365 दिन का होता है। इस प्रकार चंद्र और सौर वर्ष में अंतर पड़ जाना व्यवहारिक दृष्टिकोण से निश्चित ही समस्या है। यह अंतर 3 वर्षों में लगभग 30 से 31 दिन का हो जाता है। अतः हमारे पूर्वजों ने सौर वर्ष मतलब सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के दोनों को बराबर करने के लिए हर 3 महीने के बाद 1 महीना अधिक कर देते हैं, और उसको कहते हैं अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। आप सुने हुए घर में कहते हैं मलमास लगा हुआ है। मलमास दूसरा कॉन्सेप्ट है, अधिक मास पुरुषोत्तम मास कुछ और कॉन्सेप्ट है। और कहा जाता है कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास जिस साल लगता है वो शुभ माना जाता है। चंद्र वर्ष और सौर वर्ष को बराबर करने के लिए यही 1 महीना बढ़ा दिया था। हर 3 महीने के बाद देखते होंगे कभी कभी दशहरा सितंबर में पड़ जाता है, और कभी कभी दशहरा जो है अक्टूबर लास्ट में जाता है। यही 1 महीने का डिफरेंस है। आगे चंद्रमा से और सौर मास कुछ छोटा होता है, जबकि प्रत्येक सौर मास में एक संक्रांति होती है। अतः प्रत्येक चंद्र मास में भी एक संक्रांति आ जाती है। किंतु कभी ऐसा भी होता है कि किसी विशिष्ट चंद्र मास में कोई संक्रांति नहीं आती है। ऐसे चंद्र मास को अधिक या मलमास कहते हैं। देखिए संक्रांति अगर पढ़े हुए खिचड़ी का दिन 14 जनवरी पढ़ा है ना आपने। संक्रांति मतलब अब परिवर्तन हो रहा है। तो अगर चंद्र वर्ष में परिवर्तन ना हो और उसमें अधिक मास आ जाए तो उस अधिक मास को मलमास कहते हैं। मलमास हमेशा नहीं करते हैं, पुरुषोत्तम मास होता है वो अधिक मास होता है, लेकिन मलमास तब कहा जाता है जब संक्रांति न पड़े, उसको मलमास कहा जाता है। ठीक है, अधिक मास प्रारंभ होने से पूर्व संक्रांति हो जाती है और पश्चात आने वाली अगले संक्रांति समाप्त हो जाने के बाद पड़ती है। इस प्रकार यह मास 2 संक्रांतियों के बीच पड़ जाता है। अतः मास ऐसे चंद्रमास है जिसमें कोई संक्रांति नहीं आती है। इसके विपरीत कोई चंद्रमास ऐसा भी आ जाता है जिसमें 2 संक्रांति पड़ जाती है। इस प्रकार से मास को 6 मास कहते हैं। अगर किसी भी चंद्रमास में संक्रांति नहीं आती है तो उस अधिक मास को मलमास कहते हैं। और अगर 2 से ज्यादा संक्रांति आ गई, चेंजेस आ गए, परिवर्तन आ गए, तो उसको कहते हैं 6 मास कहते हैं। 6 मास समझ में आ रहा है? कई चीजें ऐसी हैं जो पहली बार सुन रहे हो तुम लोग। 6 मास है। चंद्रमा नक्षत्र पर सापेक्ष 27.3 दिनों में 336 डिग्री की गति से चलता है। एक दिन में चंद्रमा कितना डिग्री घूमता है? एक दिन में 360/27.3 डिग्री बराबर 30 डिग्री लगभग आगे बढ़ता है। एक दिन में सूर्य एक दिन में लगभग 1 डिग्री चलता है। अतः प्रतिदिन सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर 13.1 बराबर 12 डिग्री। ये थोड़ा कैलकुलेशन गलती है, 12 का है। 13 - 1 बराबर 12 डिग्री बढ़ता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य का अंतर 12 डिग्री प्रथम दिन, 24 डिग्री अगले दिन, फिर 24 से 36 से आगे बढ़ता जाता है। 15 दिनों के उपरांत चंद्रमा की दूरी सूर्य की दूरी से 15 × 12 बराबर 180 डिग्री की हो जाती है। ठीक है, मतलब देखिए चंद्रमा और सूर्य के चलने का अंतर समझिए। सूर्य एक दिन में 1 डिग्री चलता है, चंद्रमा एक दिन में 13 डिग्री चलता है। तो सूर्य चंद्रमा के बीच की जो दूरी होती है ना, वो 13 - 1 बराबर 12 डिग्री की हो जाती है। और 12 में अगर 15 का मल्टीपल करते हैं तो 130 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पे चंद्रमा एक कोने पे और सूर्य एक कोने पे हो जाता है। ठीक है।